आप क्या कर सकते हो, डिमांड एंड रिकवरी का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिमांड एंड रिकवरी का मतलब क्या होता है, जैसे पहले मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ डिमांड एंड रिकवरी होता क्या। डिमांड एंड रिकवरी ये होता है कि जब भी जैसे कोई जो टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर ने कम टैक्स जमा कराया है, या फिर क्या रीजन हो सकते हैं, देखो 3 रीजन हो सकते हैं इसके। डिमांड एंड रिकवरी की सिचुएशन कब आती है, इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं आपको कुछ सिचुएशन बता रहा हूं। एक सिचुएशन ये हो सकती है, फर्स्ट सिचुएशन ये होगी कि आपने नो टैक्स डिपॉजिटेड, आपने कोई भी टैक्स जमा नहीं कराया, ठीक है, टैक्स बन रहा था बट आपने टैक्स जमा नहीं कराया। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने लेस टैक्स डिपॉजिटेड, या एक सिचुएशन तो ये होगी कि आपने टैक्स ही नहीं जमा कराया, आपका टैक्स बन रहा था, जैसे 10,000 रुपीज का आपका टैक्स बन रहा था, आपको जमा कराना था, बट यू हैव नॉट सबमिटेड, यू हैव नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। तो एक तो ये रीजन हो सकता है, या फिर 10,000 का बन रहा था बट आपने कम कराया, जैसे 10,000 का नहीं कराया, आपने उससे कम का टैक्स जमा कराया, जैसे 5,000 का करा लिया, तो क्या वो भी गलती है, आप कम टैक्स जमा करा रहे हो। तो ठीक है, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने रॉन्ग या फिर फॉल्स रिफंड अप्लाई किया, रिफंड टेकन, जैसे आपका रिफंड बन रहा नहीं था एक्चुअल में, इन एक्चुअल रिफंड नहीं बन रहा था आपका, बट यू हैव अप्लाइड फॉर रिफंड। कोई भी ऐसे कोई भी रीजन देके आपने, फेक रीजन देके या फॉल्स रीजन देके आपने रिफंड ले लिया, तो ये भी एक गलती है। मतलब दोनों केसेस में सिमिलर चीजें क्या हैं, सिमिलर चीजें यही हैं कि आपने गवर्नमेंट के पास कम टैक्स जमा कराया। फर्स्ट केस में तो टैक्स ही नहीं जमा कराया या फिर कम टैक्स जमा कराया, दूसरे केस में जमा करा दिया था लेकिन उसके बाद आपने रिफंड गलत ले लिया, रिफंड फॉल्स रिफंड आपने ले लिया जानबूझ के, ठीक है। तो 2 केस ये हो गए। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि क्या कहते हैं, फॉल्स आईटीसी टेकन। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया। अगर आप खुद समझो, अगर आप आईटीसी जितना ज्यादा क्लेम करोगे उतना ही कम टैक्स जमा कराओगे ना। आईटीसी आप जितना ज्यादा आप क्लेम करोगे, जैसे आपका बन रहा था, आपका जो टैक्स बन रहा था, जो आपकी लाइबिलिटी बन रही थी, वो बन रही थी 10,000 रुपीज की, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, फॉल्स आपने आईटीसी क्लेम कर लिया जो बन भी नहीं रहा था, एक्चुअल में आपका आईटीसी था भी नहीं। आईटीसी समझते हो ना, आईटीसी का चैप्टर पूरा समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा, आप उस पर चेक कर लेना कि आईटीसी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आईटीसी इन शॉर्ट यही है कि आप जब परचेज करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो आपने क्या कर रहे हो, आप फॉल्स बेनिफिट ले रहे हो, गवर्नमेंट को पागल बना के आप बेनिफिट को ही ले रहे हो। तो आपने फॉल्स बेनिफिट ले लिया 5,000 रुपीज का, तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को कितना जमा कराया, आपने 5,000 रुपीज ही तो सिर्फ जमा कराया गवर्नमेंट को, यानी तो ये गलत है कि नहीं। आपको कितना जमा कराना था, आपको 10,000 कराना था, आपने 5,000 कराया। तो तीनों केस में आप सिमिलर चीजें क्या देख रहे हो, आप तीनों केस में अगर आप कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको, मुझे बताओ इन ऑल 3। तो अगर इन केस में क्या होगा, इस केस में इन तीनों केसेस के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड एंड रिकवरी का प्रोविजन एप्लीकेबल कर देगी। अब डिमांड एंड रिकवरी का प्रोविजन क्या होता है, या इन सिंपल वर्ड्स डिमांड एंड रिकवरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अब आपसे डिमांड करेगी कि भाई टैक्स जमा कराओ। सो यहां पे एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। कब ऐसी कौन सी, ये जैसे मैं बता ही चुका हूं आपको, ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि डिमांड अंडर जीएसटी कैन बी रेज्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। डिमांड कौन रेज करेगा, डिमांड कब, देखो ये वो इकोनॉमिक्स वाली डिमांड नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ। डिमांड का मतलब है कि टैक्स की डिमांड कर रहे हैं वो, कि भैया तुम्हें डिमांड एंड मतलब टैक्स की डिमांड एंड रिकवरी करेंगे, है ना।
कि टैक्स की डिमांड करेगा, टैक्स आपसे मांगेंगे, उसे ही डिमांड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इन इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की लैंग्वेज में। ठीक है, इनकम टैक्स में भी जो अगर डिमांड वर्ड यूज आ रहा है ना, तो डिमांड का मतलब वही है कि वो टैक्स की डिमांड कर रहे हैं आपसे, जो इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उसे डिमांड नोटिस भी कहा जाता है। जो ये वाला जो नोटिस भेजा जाता है उसे डिमांड नोटिस भी बोला जाता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो टैक्स है वो पेबल होता है सेल्फ असेस्ड बेसिस। सेल्फ असेस्ड बेसिस, अब समझ में आ रहा है सेल्फ असेस्ड बेसिस का मतलब क्या होता है? सेल्फ असेस्ड बेसिस का मतलब होता है, सबसे पहले तो ना जो असेसी होता है वो खुद कैलकुलेट करता है अपना टैक्स और गवर्नमेंट को सबमिट कराता है। ठीक है, अगर असेसी, इफ द असेसी pays the tax सेल्फ असेसमेंट करेक्टली, अगर वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे करेक्टली टैक्स जमा करा देता है, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो खत्म हो गई ना बात। उसको 10,000 का उसका टैक्स बन रहा था, उसने सेल्फ असेस किया कि मेरा 10,000 ही बन रहा है और उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं। बट दिक्कत कब आएगी? इफ देयर इज एनी शॉर्ट पेमेंट, जब कोई शॉर्ट पेमेंट हो जाए या फिर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने बताया ना, जैसे या तो शॉर्ट पेमेंट कर दे वो, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रॉन्ग यूटिलाइजेशन कर ले, आईटीसी का रॉन्ग यूटिलाइजेशन, या तो ज्यादा कर ले या फिर बन ही नहीं रहा फिर भी कर ले। ठीक है, देन तो फिर जीएसटी अथॉरिटी क्या करेगा? विल इनिशिएट, वो स्टार्ट कर देगा डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजन अगेंस्ट असेसी। तो असेसी के अगेंस्ट में रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस को स्टार्ट कर देगा। अब डिमांड एंड रिकवरी का एक चार्ट ये दिया हुआ है, ये चार्ट ये दिया हुआ है। इस चार्ट को मैं समझा देता हूं फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं आपको ये चार्ट ना पूरा ये लैंग्वेज में दिया हुआ है। यहाँ पे यही चार्ट जो इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, यही पूरा लैंग्वेज में ये पहले चार्ट दिया हुआ है। मैं इस चार्ट को ही समझा देता हूँ, देन उसके बाद एक बार लैंग्वेज से भी पढ़ लेंगे। अब क्या होता है, देखो प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होगा सेक्शन 73 वाला, एक होगा सेक्शन 74 वाला। डिमांड एंड रिकवरी के अंदर दो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 73, या तो डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 वाला स्टार्ट किया जाएगा, या डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 74 वाला स्टार्ट किया जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? जो 73 वाला है ना, उसके अंदर फ्रॉड नहीं है, यानी वो बंदे ने गलती से किया है। अब यार एक बात सोचो ना, अगर किसी बंदे ने गलती से ज्यादा आईटीसी ले लिया तो जरूरी थोड़ी है उसने जानबूझ के किया होगा। मे भी हो सकता है उसने गलती से डबल आईटीसी ले लिया जस्ट बाय मिस्टेक, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर कम टैक्स जमा कराया हो क्योंकि उसको उतनी नॉलेज नहीं थी, उस टैक्स की नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से उसने कम टैक्स जमा कराया। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेक्शन 73, जहां पे फ्रॉड नहीं होगा। तो जहां पे फ्रॉड नहीं है वहां पे कैसे डिमांड एंड रिकवरी किया जाएगा, और जहां पे फ्रॉड है वहां पे कैसे डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस लगेंगे, ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, तो जो टैक्स ऑफिसर क्या देखेगा? टैक्स ऑफिसर पहले सामने वाले की नियत देखेगा। अगर उसकी नियत उसको पता लग रही है कि यार इसने फ्रॉड नहीं किया, इससे बाय मिस्टेक हुआ है, तो सेक्शन 73 लगा देगा। और अगर उसको लगेगा भाई इसने फ्रॉड किया है, तो सेक्शन 74 लगा देगा। बस इतना अंतर है। ठीक है, नाउ सेक्शन 73 और 74 की क्या प्रोसीजर्स हैं वो एक बार ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट प्रोसीजर जो डिमांड एंड रिकवरी का जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है वो शो कॉज नोटिस भेजेगा। नाउ व्हाट इज शो कॉज नोटिस? अगर आपको पता है तो सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, जहां पे आपने गलती करी, जैसे अगर आपने ये रेड यहाँ पे कोई गलती करी आपने, ठीक है, उसके बाद आपको 3 मंथ और 6 महीने, 3 महीने हैं जहां पे फ्रॉड नहीं है, 6 महीने हैं जहां पे फ्रॉड है, तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप रिप्लाई दोगे उस शो कॉज नोटिस का। एक बार आपने रिप्लाई दे दिया, फिर उसके पास अब देखो, अब ये रिप्लाई होने के बाद फटाफट ऐसा नहीं होता कि टैक्स ऑफिसर वेले बैठे हैं बिल्कुल यहाँ की आपका रिप्लाई आया तभी वो बिल्कुल भरे बैठे थे कि हाँ ठीक है रिप्लाई, उन्होंने भी डिमांड नोटिस भेज दिया। नहीं, अब वो क्या करेंगे? आपका रिप्लाई आने के बाद वो हो सकता है कि उनको
जरूरत पड़ेगी कि इंस्पेक्शन कराने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इंस्पेक्शन कराने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि स्पेशल ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाए, है ना, या फिर सर्च वगैरह कराने की जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए देखो टाइम लगता है, और केस को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसके लिए वो टाइम लेंगे। तो 3 साल का उनके पास टाइम नहीं है, टाइम है, और 5 साल का फ्रॉड के केस में टाइम है। ठीक है, ये 3 साल में कभी भी वो डिमांड का नोटिस आपको भेज देंगे। फिर आपको उसका क्या कहते हैं, जितनी भी डिमांड उन्होंने मांगी होगी, जैसे हो सकता है उन्होंने 2 करोड़ की डिमांड, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ का आपका टैक्स लगा। ठीक है, तो 2 करोड़ के टैक्स जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए उसको टाइम चाहिए ना, तो वही 3 साल का टाइम ले रखा है उन्होंने, और 5 साल का फ्रॉड वाले केस में टाइम ले रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्टेप है ये, है ना। तो ये वही है 6 और वही है, और ये वही चीज बोली हुई है, मैक्स लिमिट 3 साल और 5 साल। ठीक है, अच्छा पेनल्टीज मैं बता देता हूँ। पेनल्टी है 10% और 25% क्या है कि अगर आप लेट टैक्स जमा कराते हो, डिमांड नोटिस भेज दिया गया आपको, ठीक है, डिमांड नोटिस भेज दिया गया, और नोटिस भेजने के बाद आप लेट टैक्स जमा कराते हो, तो आपके ऊपर उस टैक्स का 10% आपको और देना पड़ेगा। जो नॉन फ्रॉड वाला केस है, फ्रॉड वाला केस में 25% और देना पड़ेगा। जैसे 2 करोड़ का आपके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो 2 करोड़ प्लस में 25% ऑफ 2 करोड़ वो भी देना पड़ेगा आपको, अगर आप लेट टैक्स जमा कराते हो तो ये पेनल्टी लग जाती है। अब यही सारी चीजें ना, ये जो पूरा चार्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, पूरा लैंग्वेज फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट ही इज सेइंग। तो नोटिस तो क्या है, पहला तो कौन सा वाला हम कर रहे हैं, नो फ्रॉड वाला केस कर रहे हैं, वही सेक्शन 73 हम कर रहे हैं, जो आपको मैंने चार्ट पे समझाया। मैं सेक्शन 73 में दोबारा से बता रहा हूं। तो यहाँ पे कौन सा है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू नॉन फ्रॉड केस। जब आपने जो टैक्स या तो जमा ना कराया हो, या फिर रिफंड गलती से ले लिया, या आईटीसी आपने ज्यादा अवेल कर लिया, बट आपने किसी एनी अदर रीजन से लिया है अदर देन फ्रॉड, फ्रॉड के कारण नहीं किया गया, अदर किसी रीजन से हुआ, हो सकता है बाय मिस्टेक, या फिर बाय रॉन्ग कैलकुलेशंस, या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है। यानी यहाँ पे देयर इज नो मोटिव ऑफ इवेड ऑफ टैक्स। व्हाट इज इवेड, व्हाट इज इवेड, इवेड का मतलब होता है चोरी। यानी यहाँ पे कोई मोटिव नहीं था चोरी करने का, चोरी करने का मोटिव नहीं था। हो सकता है उससे गलती हो गई यार, गलती तो हो ही जाती है इतनी, बट जीएसटी इज नॉट अ इजी थिंग, है ना। आप अभी तक समझ भी गए होगे, अभी इतना तो आप समझ ही गए होगे कि इतना इजी नहीं है जीएसटी, और तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, तो एक लेमन पर्सन जिसने क्लासेस नहीं ले रखी हो, या फिर जिसने स्टडी नहीं किया हो एंड इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया हो, तो वो गलतियां करेगा, है ना। अब आप भी पढ़ रहे हो, बट ऐसा ये नहीं हो सकता कि आप गलतियां ना करो, आप ऑब्वियसली गलतियां करोगे, क्योंकि आप इन डेप्थ अभी नहीं पढ़, आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, बाकी इन डेप्थ पढ़ लोगे तो फिर गलतियां नहीं करोगे। तो यहां पे क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल सर्व अ शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस उसके पास भेज देगा टैक्स पेयर के पास, एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। मतलब शो कॉज नोटिस उसके पास भेज देगा, और उसके बाद उसको अपना वो रिप्लाई करके और टैक्स वगैरह जमा कराना होगा। ठीक है, अब उसकी टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट वही है जो मैंने ऊपर बताया था। शो कॉज नोटिस कितने टाइम में, 3 मंथ का टाइम पीरियड है, किसके केस में, जहां पे फ्रॉड ना हुआ हो। ठीक है, और जब शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, शो कॉज नोटिस के बाद 3 साल आपको मिलेंगे, 3 साल में के वो ऑर्डर, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर ऑफ पेमेंट, यानी ऑर्डर दिया जाएगा, डिमांड का ऑर्डर दिया जाएगा 3 महीने के बाद। जैसे मैंने बताया ना, 3 महीने के बाद 3 साल, देखो यहाँ पे बताया था मैंने, 3 मंथ के बाद 3 साल में आपको डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। पहले तो 3 महीने में शो कॉज नोटिस वगैरह, मतलब जो प्रोसीजर करना था उनको, कि हाँ भाई उससे पूछ लिया गया कि क्यों किया आपने, उसने रिप्लाई कर दिया। अब उसके बाद गवर्नमेंट के पास 3 साल है, वो 3 साल में कभी भी आपके पास नहीं है, मैंने टैक्स पेयर को नहीं बोला, टैक्स के पेयर के पास 3 साल नहीं है जमा कराने के, गवर्नमेंट के पास 3 साल है कि 3 साल में कभी भी
वो आपको डिमांड नोटिस भेज सकते हैं कि भाई हमने कैलकुलेट कर लिया कि आपको इतना टैक्स जमा कराना है और अब आप इतना टैक्स जमा करा दो विद पेनल्टी, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। सो 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट। अब ये कब से है? जो एनुअल रिटर्न, जो जीएसटी के अंदर एक एनुअल रिटर्न फाइल होती है, उस एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल है, ठीक है। तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप जस्ट इतना ही याद रखो कि 3 इयर्स होते हैं शो कॉज नोटिस के बाद, 3 साल होते हैं ऑर्डर कि गवर्नमेंट 3 साल में ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एक वॉलंटरी टैक्स पेमेंट का भी ऑप्शन है कि अगर टैक्स पेयर को लगता है कि यार उसने गलती करी है और उसको गलती समझ में आ गई, कभी बार ऐसा नहीं होता कि यार कि हम गलती कर देते हैं बट बाद में गलती करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार, मतलब खुद ही रियलाइज हो जाता है समटाइम्स, यानी सामने वाला पकड़े कि भाई आपने गलती करी है, कभी कभार हमें खुद ही रियलाइज हो जाता है वक्त से पहले कि यार हाँ हमने गलती करी है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे अपोलोजाइज कर लेते हैं, या जो भी ने जो गलती करी है ना। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप की बैटरी डाउन हुई, चार्ज लगा दूं। हाँ, तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें खुद ही रियलाइज हो जाता है कि यार हमने गलती करी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, है ना, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो वही चीज है वॉलंटरी टैक्स पेमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है पर्सन कैन पे द टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब आपको अगर पता लग गया कि आपने गलती करी है, तो इंटरेस्ट के साथ आप क्या करो, आप नोटिस से आने से पहले ही, बिफोर द नोटिस, आप क्या करो, आप टैक्स जमा करा दो, ठीक है, टैक्स जमा करा दो। होएवर लिखा हुआ है कि अगर फिर भी ऑफिसर को अगर लगता है कि उसने अभी भी कुछ पेमेंट शॉर्ट रह गई है, जैसे आपको गलती महसूस हो गई तो आपने जमा करा दिया, बट ऑफिसर को लगता है कि अभी भी इसने कम टैक्स ही जमा कराया, तो फिर क्या करोगे, तो तब भी वो नोटिस बैलेंस अमाउंट का वो नोटिस आपको भेज सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो लिखा हुआ है आपका, क्या कहते हैं, ये देखो, ये जो 10% की पेनल्टी बताया था ना मैं, कि अगर नोटिस से पहले ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपको कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटिस के 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो, क्योंकि ना नोटिस के बाद ना जो भी डिमांड नोटिस भेजा गया आपको, डिमांड नोटिस भेजने के बाद, जैसे आपको डिमांड नोटिस भेजा गया कि भाई आपको 1 करोड़ का टैक्स जमा कराना है, ठीक है, और उसका जो टाइम लिमिट होती है ना वो 30 दिन में होती है। ऐसा नहीं होता कि 1-1 साल 2-2 साल दे देंगे, 2 साल दे देंगे तो भाग जाएगा बंदा, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी, लोगों की कमी थोड़ी है, लोग तो भाग जाएंगे भाई, 2 करोड़ की पेनल्टी लग गई उसके पास और उसको इतना टाइम दे देंगे 2 साल का कि 2 साल में जमा करा तू, अब तो वो तो कहीं ना कहीं गोली हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा कि कहीं ना कहीं से गायब होने का, तो इतना टाइम नहीं देते उसको बोलेंगे भाई 30 दिन है तेरे पास, 30 दिन में जमा करा, 30 दिन में जमा कराएगा तो कोई पेनल्टी नहीं है, और अगर 30 दिन के बाद अगर वो जमा करा रहा है तो 10% की पेनल्टी उस पर लगेगी। किस कौन से केस के अंदर, नो फ्रॉड वाला केस जो है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये देखो, ये रहा, फ्रॉड वाले केस के अंदर को कितनी लगेगी, 25%, राइट। तो ये जो था आपका, ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका क्या था, अच्छा, मिनिमम टैक्स 10% की पेनल्टी तो लगेगी, बट जो मिनिमम है ना, मिनिमम 10,000 तो लगेंगे। जैसे आपका टैक्स लगा, लेट से 50,000 रुपए की का टैक्स जमा कराना था आपको, लेट से 50,000 का टैक्स जमा कराना था आपको, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 50,000 का तो 50,000 का तो कितना होगा, 5,000 ही होगा, तो 5,000 ही हुआ अगर, और तो 10% या फिर 10,000, विचएवर इज हायर एक तरह से हो गया, यानी 10,000 की पेनल्टी तो देनी है अगर आपने 30 दिन के बाद जमा कराए, 10,000 तो दोगे ही दोगे, ठीक है, अगर एक भी दिन डिले हो गया 10,000 तो दोगे ही दोगे, बाकी अगर 10% अगर ज्यादा बनता है तो फिर ज्यादा दोगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप। अब हम जो सेक्शन 74 कर रहे हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लॉ के अंदर। फ्रॉड तो समझ में आता ही है आपको
विलफुल मिसस्टेटमेंट होता है कि जानबूझ के कोई गलती की गई। सुप्रेशन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि जानबूझ के आपने कुछ छुपाया है, कोई फैक्ट्स को छुपाया है। जैसे आपकी जो सेल थी वो 10 lakhs की थी, आपने जानबूझ के 5 लाख की दिखाई है, तो आप क्या कर रहे हो? आप सुप्रेशन ऑफ फैक्ट, आप फैक्ट्स को छुपा रहे हो। ठीक है, तो फ्रॉड के ये केसेस बताए गए। अगर इनमें से आप कोई भी कर रहे होगे तो उसके और रिजल्ट इन और इनके कारण, इन फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट के कारण क्या हुआ है? या तो आपने टैक्स जमा नहीं कराया, या फिर रिफंड आपने रॉन्ग ले लिया, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास टैक्स कम पहुंचा। तो इन दैट केस क्या होगा? इन सच केसेस प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वही सेम शो कॉज नोटिस भेजेगा। बस शो कॉज नोटिस का यहाँ पे टाइम कितना होगा? 6 महीने होगा। 6 महीने के बाद आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 5 साल आपको नहीं दिया जाएगा, अथॉरिटी के पास होगा। वो 5 साल के अंदर आपको क्या भेज सकते हैं? ऑर्डर भेज सकते हैं, जिसके अंदर आपको टैक्स जमा कराना होगा, राइट। एंड देन आप इसमें भी वही केस है कि आप वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। अगर आप वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट नहीं करते और आप लेट वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट भी करोगे ना, तो 15% की पेनल्टी तो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, और दूसरा, और अगर आप वो 30 दिन के बाद की पेमेंट करते हो तो 25% तो है ही। यानी फ्रॉड के केस में तो अगर जो नो फ्रॉड वाला केस था, उसके अंदर अगर जब आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे थे, यानी पहले ही पेमेंट आपको गलती समझ में आ गई थी और आपने पहले ही पेमेंट कर रहे थे, तो वहां पे कोई पेनल्टी नहीं लग रही थी। बट फ्रॉड के केस में आपने गलती तो करी है ना। अरे कुछ सोचो, एक बात सोचो, ये है कि अगर आप बाद में पेमेंट करोगे तो 25% लगेगी। पहले आप आके खुद ही सामने आ गए तो आपकी थोड़ी सी पेनल्टी कम कर देंगे, यानी 25 से 15 कर देंगे, बस यही फर्क है। अब देखो एक बात बताओ, किसी पर्सन ने मर्डर किया, ठीक है, उसने 10 लोगों को मार दिया, उसके बाद खुद ही क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दिया अपने आप को कि सर मैंने तो 10 लोगों का खून करके आया हूं मैं, तो क्या उसको सजा नहीं दोगे? क्या सजा तो दोगे ना। बट हो सकता है क्योंकि उसने थोड़ी सी हॉनेस्टी दिखाई, तो कोर्ट ये कर सकता है कि उसने हॉनेस्टी दिखाई है, वो खुद सामने आ गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो हो सकता है कि उसकी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि उसने क्या कहते हैं कि कुछ हॉनेस्टी दिखाई है उसने। ठीक है, अब ऐसा भी तो कर सकता था वो 10 लोगों को मारने के बाद वो भाग जाता, वो नहीं आता, बट अगर वो आ रहा है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, ऐसा देख के, कोई फेवर देख के, तो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, बट वो डिपेंड ऑन कोर्ट है। अब वो करेगी नहीं करेगी वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस है कि 25%, अब आपने फ्रॉड तो कर ही लिया था, तो अगर आप बाद में पे करोगे तो 25% लगना ही है। पर अब अगर आप वॉलंटरी खुद पेमेंट खुद ही आके बता देते हो कि भैया मैंने गलती करी थी, मुझे माफ कर दो, मैं टैक्स जमा कर रहा हूँ, तो ठीक है भाई करा दो। अब आपको 25% लगाना था ना, हम 15% लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया उसको। फ्रॉड करने के बाद किसको समझ आता है सर? खून वाले केस में तो बदला ले चुका हो, और वो जीएसटी के केस में तो सब दोबारा ले लेंगे। मतलब मैं ये देखो, अब लॉ तो बना होना चाहिए ना। अब हो गया, मान लो अगर कभी कभार ऐसा होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या कहते हैं, कभी कभार होता है कि बंदा, अब ये एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि खून वाले केस में भी क्या कहते हैं, बंदा क्यों आएगा वापस। बट समटाइम ऐसा होता है कि वो बंदा खुद ही सरेंडर कर देता है यार, वो कहता है कि नहीं मैं क्या करूँगा, मैं भाग के, मैं खुद ही सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को। तो जब खुद ही सरेंडर कर रहा है तो तब इसका लॉ बना हुआ है। अगर नहीं सरेंडर कर रहा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। बट लॉ तो बना के रखेंगे ना सब चीज़ों का। तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अब ये एक तरह से ना, ये ना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप खुद ही सरेंडर कर दोगे, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है खुद ही सरेंडर कर दो, हम आपको 15% देंगे। अरे कभी कभार ऐसा नहीं होता, कोई पर्सन होता है, उसको पता होता है कि भाई अब तो मैं फंसने ही वाला हूँ, तो वो खुद ही सामने आ जाता है। वो कभी कभार सोचता है कि भाई अब तो मैं फंसने ही वाला हूँ, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो गर्दन वो पकड़े तो मैं खुद ही आ जाता हूँ सामने, ताकि मेरे को कम से कम कोई छूट तो दे दे वो। तो ये वही चीज है, तो एक तरह से लालच दिया गया, ये इस तरह से मान सकते हो। ठीक है,
अच्छा वो 5 साल का वो केस था, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। 5 साल, उसके अंदर 3 साल होता है, इसके अंदर 5 साल होता है। और यहाँ पे अगर आप बिफोर नोटिस आप जमा कराते हो, ओहो तगड़ी तगड़ी पेनल्टी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप बिफोर नोटिस जमा कराते हो तो 15% की पेनल्टी है, ठीक है। मतलब अगर आप खुद ही वॉलंटरी पेमेंट कर देते हो बिफोर नोटिस देने से पहले, यानी सामने वाला आपको पकड़े उससे पहले ही आपने जमा करा दिया, तो 15% की पेनल्टी के साथ आप जमा करा दो। नोटिस दे दिया, 30 दिन के अंदर कौन सी पेनल्टी है? 25% की। 30 दिन के बाद टैक्स जमा करा रहे हो, 50% ऑफ टैक्स। मान लो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ और। अगर आप 30 दिन के बाद जमा करा रहे हो तो 3 करोड़ जमा कराओ। और अगर कोई अदर केसेस होंगे, कोई एक्सेप्शनल केस होगा, या अदर केसेस कौन से हो गए कि जैसे बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया, या फिर कोई ज़्यादा ही घिनौना बंदा था कोई, है ना, मतलब कोई ऐसा बंदा था कि नहीं वो तो बहुत बार कर चुका है, एक बार नहीं वो बहुत बार कर चुका है कि जीएसटी में पहले पिछले साल भी फंसा था, उससे पहले भी फंसा था, इस साल भी फंसा गया। तो अब उसके साथ क्या करना चाहिए? कोई बंदा है जो सुधर ही नहीं रहा, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी हमने बट सुधर ही नहीं रहा, तो ये अदर केसेस के अंदर आ जाएगा। उसको फिर क्या लगाएंगे? फिर 100% की पेनल्टी लगा देंगे। मतलब जितना 2 करोड़ तो जमा कराएगा ही कराएगा, प्लस 2 करोड़ पेनल्टी भी जमा कराएगा। 2 करोड़ का टैक्स और 2 करोड़ की पेनल्टी, तो 4 करोड़ जमा करा। अब समझ में आएगा। बस यही था आपका हाँ ओके, खत्म हो गया। तो यही था आपका रिकवरी एंड डिमांड एंड रिकवरी का यही प्रोविजन